हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी भी है किसी के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड। तो आज और ये जो वर्ड जो है मोलैरिटी और ये जो कॉन्सेप्ट जो है मोलैरिटी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जब भी हम क्लास 11th के और साथ में क्लास 12th के प्रैक्टिकल करेंगे, उस वक्त पे हमें मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तब भी आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो आज के क्लास में स्टडी करते हैं हम मोलैरिटी। तो शुरू करते हैं। तो मोलैरिटी होता क्या है, चलो देखते हैं हम। मोलैरिटी जैसे हमने पहले भी बताया था कि मोलैरिटी क्या है, एक वे है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी हम क्या करते हैं? मोलैरिटी इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 liter of solution। ओके, सो हमने क्या कहा कि मोलैरिटी किसे हम कहते हैं? मोलैरिटी वो होता है कि जहां पर आपने 1 लीटर कोई सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो होता है मोलैरिटी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। हम ऑफन जब भी मोलैरिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल एम। चलो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आप कहोगे यहां पर हमने सीधे मोल्स ऑफ ए सोल्यूट लिया, यहां मैंने लिखा ग्राम मोल्स। ग्राम मोल्स मीन्स क्या? जो हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या होंगे? ग्राम में। और यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होना चाहिए? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ओके, सो ये हुआ मोलैरिटी का फॉर्मूला। जब हम लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको मोर सिंपलेस्ट वे में यूज करते हैं। हम कैसे करते हैं? चलो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जब भी ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है, कैसे होता है ये नंबर ऑफ मोल्स? अगर आपको किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W और अपॉन मोलार मास। और सिंपली इसको मुझे अगर ये एब्रिविएशन नहीं यूज करना है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ और मैं यहां पर लिखूंगी गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो हम इसको लिख के किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसी फॉर्मूला को क्या करती हूँ, अब ये जरूरी नहीं होगा कि हर बार जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा वो लीटर में होगा। हो सकता है कि वो सॉल्यूशन किस में हो? मिलीलीटर में भी हो। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा सिंपल वे में करते। कैसे करते हैं? देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स है, वेट इन ग्राम्स या फिर हम गिवन मास कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? मोल्स की जगह गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा? वो मोलार मास अपॉन यहां पर हमने क्या कहा? वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। और वो कौन सा सॉल्यूशन है? लीटर में। अब अगर मुझे वॉल्यूम किस में लेना है? ml में लेना है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये लीटर में। अब हम इसी फॉर्मूला को और अच्छे से लिख सकते हैं जो कि हम प्रैक्टिकल में काफी बार यूज करेंगे। वो है गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? आपको यहां पर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी भी है, एक वे है, एक मेथड है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि हम अगर लेबोरेटरी में जाए तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री लैब में जब जाते हैं तो बहुत सारे रिएजेंट बॉटल्स रखते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो हम कैसे बताते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन? हम वो कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ
मोलैलिटी जो कि हम स्टडी करने वाले हैं, तो मोलैरिटी हम बता सकते हैं कि भाई ये रिएजेंट है और इस रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलार है, 3 मोलार है, और हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है। मोलैरिटी का जो यूनिट है वो होता है मोल्स। यहाँ पर मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स पर लीटर, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ लीटर में ही नहीं, हम किस में यूज कर सकते हैं, और हम कहेंगे मोल्स पर डीएम क्यूब। तो हम लीटर ही नहीं, हम उसको डीएम क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, और वो है हमारा टॉपिक मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो चलो देखते हैं कि मोलैलिटी होता क्या है। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी हम ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन और डिसॉल्व्ड इन 1 kg, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया, जबकि हम मोलैरिटी में हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे। ओके, सो चलो अभी हम देखते हैं कि मोलैलिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मोलैलिटी को जो है हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन अ केजी। ओके, सो चलो इसको स्मॉल इसमें लिख लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो। तो हम इसको लिखते हैं गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा, मोलार मास। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था वो हमने मोलारिटी में अभी देखा हुआ है, इनटू। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे किस में लेना है, ग्राम में लेना है, तो हम ऐसे करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1000। सो ये जो वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और इजीली जो है हम मोलैलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होगा मोलैलिटी का जो यूनिट होगा मोल्स पर केजी, क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट किस में लिया है, केजी में। अभी हमने यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में जो है वो, चलो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोलैलिटी। ओके, सो देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम स्टडी करेंगे। अब जैसे देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या डिफरेंस होता है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी जैसे हमने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मास ऑफ द सॉल्वेंट, और वो भी किस में होगा, केजी में होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। अब चलो सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर मास इन्वॉल्व है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम चेंज होता है, बट टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होता। हमने देखा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसीलिए हम सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे कि वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और इसी के साथ में अगर वॉल्यूम अफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर में तो मास होता है क्या, नहीं होता। तो हम कहेंगे मास इज नॉट अफेक्टेड बाय
टेम्परेचर, और हम कहेंगे कि ये क्या होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और इसीलिए हम कहेंगे, ये दोनों डिफरेंस देखने के बाद हम कहेंगे कि मोलालिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मोलालिटी इज बेटर टू express concentration. Molality is better to express concentration than molarity। और रीजन जो है वो रीजन हमने अभी यहाँ बताया है, और वो रीजन क्या है कि मोलालिटी जो रहती है ये इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर से। जबकि मोलारिटी क्या हो जाएगी, इसके टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, और इसीलिए इसको बेटर यूनिट नहीं माना जाता है। हमेशा मोलालिटी को ही बेटर यूनिट माना जाता है। अभी हम और अगर हमें डिफरेंस लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि मोलालिटी किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तीसरा डिफरेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं ये स्मॉल एम से डिनोट किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, इसके यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब और मोल्स पर लीटर होता है। जबकि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो होता है मोल्स पर केजी। सो आज के इस क्लास में हमने ये स्टडी किया है कि मोलारिटी और मोलालिटी होती क्या है और इन दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये इसके बारे में आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी क्या है, एक मेथड होता है किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलो इसके हम डेफिनेशन और इसके कुछ फॉर्मूला स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल एन में। अब देख इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन जो है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution, number of gram equivalents of solute present in 1 liter of the solution। देखो अब इसके डेफिनेशन काफी कुछ सिमिलर है मोलारिटी के डेफिनेशन से। कैसे सिमिलर है, हमने सॉल्यूशन ही लिया है, 1 लीटर ही लिया, मोलारिटी में भी हम वही लेते थे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पर था ग्राम मोल्स ऑफ ए सोल्यूट और यहाँ पर हमने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सोल्यूट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें समझना है। अब देखो इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू, n स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalents of a solute present in volume of a solution and that volume should be 1 liter। okay, अब देखो हमें सबसे पहले, जैसे हमने मोल्स तो हमने देख लिया था कि कैसे हम कर सकते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अभी देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हम क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। वही सिमिलर फॉर्मूला है, सिर्फ वहां पर हमने मोलार मास यूज किया था और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट मास यूज करते हैं। अब देखो अब हमें समझना ये है कि क्या डिफरेंस है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इक्विवेलेंट मास। तो ये करते हैं, अब इक्विवेलेंट मास जो है हम एलिमेंट्स के लिए, आयंस के लिए, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, इन सब के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ, हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पहले एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखूंगी और साथ में ही हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और साथ में ही वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक एलिमेंट ले लिया है और वो है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम हमने ले लिया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24।
हमने लिखा है यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24 अपॉन वैलेंसी कितनी होती है 2। तो इसका जो है अगर मैं सिर्फ मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 12। तो इक्विवेलेंट मास जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट के बाद में हम देखते हैं कि किसी आयन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, तो हम इसको क्या करते हैं, वो एटॉमिक मास ऑफ दैट आयन आ जाएगा या फिर फॉर्मूला मास आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ आयन अपॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, उसके ऊपर जो वैलेंसी है वो वैलेंसी हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हमें उस पर्टिकुलर आयन का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने में हेल्प हो। और स्टूडेंट्स ये जो है मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जब दो टाइप देखे हमने, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम एक और थोड़ा सा सिंपल वे में ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वैलेंसी लिखने से अच्छा हम ये लिखेंगे कि वो चार्ज ऑन आयन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज ऑन आयन। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलो अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप। अब थर्ड में हम किसका कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अगर हमने एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले मोलार मास ऑफ एसिड, मोलार मास ऑफ एसिड अपॉन हम यहाँ लिखते हैं बेसिसिटी। समझो इसको ध्यान से कि क्या होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब क्या होता है, बेसिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। चलो मैं थ्रू एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास HCl है तो HCl में कितने रिप्लेसेबल आयन है, H+1 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, बेसिसिटी जो है इसकी हुई बेसिसिटी 1, क्योंकि एक ही H+ को आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 में क्या होता है, कितने रिप्लेसेबल आयन है 2, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 2। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड की बेसिसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो कह रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हम कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या है, मोलार मास ऑफ बेस अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी भी क्या होता है, एसिडिटी को भी हम कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH नेट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले NaOH की, NaOH पे कितने रिप्लेसेबल आयन है 1, इसीलिए इसकी एसिडिटी जो है, एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी जो है 1 है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही OH को रिप्लेस कर सकते। अभी अगर हम एग्जाम्पल ले MgOH होल ट्वाइस का, तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं रिप्लेसेबल 2, इसीलिए इसकी जो है एसिडिटी जो है वो रहेगी 2। सो इस तरीके से स्टूडेंट हम नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हम इसी फॉर्मूला से हम इक्विवेलेंट मास जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट।